अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैकेनिक्स, ठीक है। और मैकेनिक्स का पहला टॉपिक है वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ सारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं, हर वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर आप डेफिनेशन देखो, जो सबसे बेसिक है उसमें क्या आता है कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एवरी क्वांटिटी that can be measured, ठीक है। तो इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें लेंथ भी आ सकती है, ठीक है, टाइम भी और टेम्परेचर भी, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, उनको हम करते हैं दो हिस्सों में तकसीम, ठीक है। उनमें एक होती है वेक्टर्स और दूसरी होते हैं स्केलर्स। तो वेक्टर्स और स्केलर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हर क्वांटिटी जो होती है ना, उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिनिमम दो चीज़ों की, ठीक है। एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसका सूटेबल यूनिट। मिनिमम आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि इनको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसके यूनिट के साथ साथ इनको अगर आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना हो तो आपको उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो वेक्टर्स जो होंगे उनकी फिर डेफिनेशन क्या होगी? तो वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटीज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड along with direction to describe completely. आर कार वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर में आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको चाहिए होती है उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक चाहिए होता है उसका सूटेबल यूनिट और साथ में आपको चाहिए होती है डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि जब आप किसी से टाइम पूछते हो, सही है, तो आप क्या कहते हो कि टाइम क्या हुआ है, और सपोज वो आपको कहता है कि 1 बज गया है। तो वो ये थोड़ी कहता है कि आपका 1 बज गया है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या फिर ये थोड़ी कहता है कि 1 बज गया राइट की तरफ। वो सिर्फ आपको टाइम बता देता है। इसका मतलब है कि जब 1 बज गया है तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और साथ में जो घंटा है वो उसका यूनिट है, सही है। तो इसका मतलब है कि वो क्या हुआ, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर से स्कूल का रास्ता पूछते हो किसी से, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाएं और साथ में आपको ये भी बताता है कि इस डायरेक्शन में चले जाएं, हाथ से आपको इशारा करके बताता है, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से डायरेक्शन ज़रूर बताता है और वो कहता है कि इस तरफ को आप 2 किलोमीटर चले जाएं या इस तरफ को आप 1 किलोमीटर चले जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से रास्ता पूछते हो तो उस वक्त आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा जी आपका वेक्टर, सही है। तो इसी तरह वेक्टर्स और स्केलर में यही फ़र्क है। और स्केलर की डेफिनेशन यकीनन आपको समझ आई गई होगी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती अपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। तो स्केलर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड only to describe completely. अब अगर आप वेक्टर्स की एग्जांपल देखना चाहो ना कि वो एग्जांपल कौन कौन सी होंगी, तो वेक्टर की एग्जांपल में आ जाती है आपके पास वेलोसिटी, ठीक है। और इसके मुकाबले में अगर आप स्केलर देखोगे तो उसमें आ जाती है स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही आपको बताती हैं कि आपने
टाइम यानी यूनिट टाइम में कितना फासला तय किया है। बस इस वेलोसिटी जो होती है वो आपको ये बताती है कि आपने कितना फासला तय किया, और साथ साथ में आपको ये भी बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में वो फासला तय किया, ठीक है। और जो स्पीड होती है वो आपको सिर्फ फासले के बारे में बताती है जो आपने टाइम में तय किया, यानी आपको उस बारे में भी नहीं बताती कि आपने किस डायरेक्शन में तय किया। इसी तरह अगर आप देखो तो वेक्टर में होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आ जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब भी आप दो चीज़ों के दरमियान में रास्ता फासले को नापते हो तो साथ में आप ये भी देखते हो कि वो रास्ता जो है वो किस डायरेक्शन में है। लेकिन जब आपके पास स्केलर्स आ जाते हैं तो उसमें आप डिस्टेंस को पूछते हो तो बस आपको दो चीज़ों के दरमियान में लेंथ यानी फासले के बारे में बताया जाता है, इसमें आपको क्या डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। आगे हमने डिस्कस करना है पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझो ये आपका एक कमरा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक मक्खी बैठी है, सही है। अब यहाँ से मक्खी बैठी है और आपने इस मक्खी के बारे में देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, और इसको आप ओरिजिन मान लेते हो, ठीक है, ये है आपकी ओरिजिन, ठीक है, कमरे का कोना जो है। इस मक्खी की पोजीशन बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक फर्जी लाइन खींचोगे, ठीक है, यहाँ से आपने एक फर्जी लाइन खींची, ठीक है। अब ये क्या बता रही है, एक तो आपको आपके घर कमरे के कोने से इस मक्खी के की पोजीशन तक का फासला बता रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है। एक तो आपको ये फासला बता रहा है, दूसरा आपको ये भी बता रहा है कि कोने की किस डायरेक्शन में मक्खी जो है वो बैठी है। तो इसका मतलब ये वेक्टर ही हुआ ना। ऑफ कोर्स वेक्टर आपको क्या बताता है, वेक्टर आपको एक जो आपकी क्वांटिटी जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और दूसरा आपको क्या बताता है, दूसरा आपको बताता है उसकी डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब चूंकि ये जो लाइन है ये आपको इस मक्खी के एक तो फासले के बारे में बता रहा है और दूसरा आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है, तो इस वजह से हम ओरिजिन से इस लाइन तक का जो फासला है इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक ग्राउंड है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, सही है, और यहाँ पे एक आपकी बकरी जो है वो घास चर रही है, ठीक है। यहाँ से कोई आता है, आपके अब्बू आते हैं, आपसे पूछते हैं कि बकरी किधर है, तो आप क्या करते हो, इशारा करते हो उस तरफ को, ठीक है। आप क्या करते हो, इशारा करते हो इस तरफ को कि बकरी हमारी यहाँ पे है। तो ये वाली जो लाइन हुई इसने क्या किया कि एक तो बकरी की पोजीशन के बारे में बताया कि इस ओरिजिन के लिहाज से आपकी बकरी जो है वो कितनी दूर है, ठीक है। एक तो आपको डिस्टेंस के बारे में बताया और दूसरा ये डायरेक्शन भी बताई कि किस डायरेक्शन में, यानी इस डिस्प्लेसमेंट में किस डायरेक्शन तक जाओगे तो आपको वो बकरी मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के लिहाज से किसी भी कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉइंट है, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, इन्हीं एग्जांपल को अगर हम दिमाग में रखें तो पोजीशन वेक्टर is a vector that describes the position। अब पोजीशन देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, बाद में आपको बताते हैं कि पोजीशन के बारे में क्या होता है। तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग एज ऑब्जेक्ट with respect to origin। अब जब आप किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बात करते हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक तो उसकी
डिस्प्लेसमेंट और दूसरी उसकी एक तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हो कि ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और साथ में डायरेक्शन की भी बात कर रहे होते हो। तो डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट मिलकर आपको पोजीशन के बारे में बता देते हैं। सही है, ये तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होगी। तो कि पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, के ओरिजिन के लिहाज से आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर फिर एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर, और ये एक पार्टिकल को शो कर रहा है और इसकी वैल्यू है 3, 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये एक्स कोऑर्डिनेट की होती है, ये वाली जो होती है वाई कोऑर्डिनेट की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ से यहाँ पे, ठीक है, इधर वाई एक्सिस की तरफ जाओगे 4 यूनिट्स जाओगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस की तरफ इधर 3 यूनिट जाओगे, ठीक है, तो फिर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता है कि जी आपने जी 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और आप इस जगह इस चीज़ को ढूंढ लो। तो आपने क्या करना है कि जी एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स आपने जाना है इधर को, ठीक है, और यहाँ से आपने वाई एक्सिस की तरफ जाना शुरू कर देना है 4 यूनिट, और जैसे ही आप जाओगे तो आप इस पॉइंट तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब ये तो आपको कोऑर्डिनेट्स हो गए, और यहाँ से ये पॉइंट जो है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको इसके डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन के लिहाज से इसकी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में बताता है कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो आपको यानी ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आप आगे पहुँचोगे। वो है वेक्टर्स की इक्वालिटी। ठीक है, दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल कब होते हैं, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, आप कहते हो कि जी ए जो है वो बराबर है बी के, ठीक है, तो वो कब एक दूसरे के बराबर होंगे? वो एक दूसरे के बराबर सिर्फ तब होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी उनकी लेंथ जो है वो भी सेम हो, और वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अब इस चीज़ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एक वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी पड़े हुए हो, बस एक उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और एक उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो फिर क्या होगा, वो दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। Two vectors will be equal if their magnitude is equal and they are parallel to each other. तो their starting point doesn't matter, तो ये भी हम साथ में लिख देंगे। doesn't matter, ठीक है, तो ये आ गया कि दो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। तो हमने डिस्कस करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी आपने जो डिस्कस किया कि वेक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर दो क्वांटिटीज़ वेक्टर्स और स्केलर्स कौन सी होती हैं, फिर आपने ये डिस्कस किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और दो वेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। अब जो वेक्टर्स होते हैं हम उनको आपस में अगर दो वेक्टर्स हैं उनको जमा करना है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि वेक्टर्स जो होते हैं, जिस तरह स्केलर्स को हम जमा कर देते हैं, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो इस तरह हम वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम जमा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है, जिसकी क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं कि वेक्टर्स को हम स्केलर्स की तरह आपस में ऐड क्यों नहीं कर सकते। सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स जो होते हैं, जैसे 2 + 2 4 या 3 - 2 = 1, इस तरह हम क्यों नहीं कर लेते। वजह इसकी वही सिंपल है कि चूँकि स्केलर्स जो होते हैं ना उनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर हम डायरेक्शन को देखते ही नहीं है, तो इस वजह से तो वेक्टर्स जो होते हैं ना उनको हम स्केलर्स की तरह इसीलिए ऐड नहीं कर पाते क्योंकि स्केलर्स जो होते हैं उनके अंदर कोई डायरेक्शन वाला सीन नहीं होता। लेकिन वेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर हमें डायरेक्शन का भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वेक्टर्स में करोगे, स्केलर में करोगे तो 2 + 2 4 ही आएंगे। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे एक मेज है, ठीक है, उसको 2 लोग खींच रहे हैं, ठीक है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, 2 और ये 2, अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहोगे, टोटल फोर्स तो आपको पता है कि हम जमा करके निकालते हैं, तो 2 + 2 4, तो ये 4 आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जब आप बराबर की फोर्स 2 न्यूटन किधर 2 न्यूटन किधर को लग रही है, तो मेज जो होगा वो तो अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह जो अगर ये टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बुक पड़ी है, सही है, अब इस बुक का वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उतना ही रिएक्शन जो है वो टेबल ऊपर की तरफ दे रहा है, जिसकी वजह से जो टोटल फोर्स होती है, नेट फोर्स, तो जीरो हो जाती है। वो हम सबको पता है, इसी वजह से ये एक्शन और रिएक्शन की वजह से। और इस ये जो बुक होती है इसके अंदर कोई भी हरकत नहीं होती, ना कोई मोशन होती है। वजह इसकी क्या होती है, यही होती है कि डायरेक्शन अपोजिट है फोर्सेस की। लेकिन अगर आप इनको
स्केलर्स की तरह ऐड करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो इसी वजह से जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन के वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, तो आप उसका आंसर यही दोगे, तो उसका आंसर आप यही दोगे कि चूंकि जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमें फोर्स को भी देखना पड़ता है, उसके नहीं होती, तो आप यही कहोगे कि क्योंकि उसके अंदर फोर्स होती है और फोर्स का भी हमें असर देखना पड़ता है, तो इसी वजह से हम स्केलर्स जो होते हैं उनको वेक्टर्स की तरह के वेक्टर्स जो होते हैं उनको स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आंसर आप क्या लिखोगे, एज अनलाइक स्केलर्स इन वेक्टर्स we have to deal with direction along with magnitude. So that's why we cannot add a vector in the method of scalars. Okay? पॉज। तो अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये है ए और ये है बी। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए प्लस बी फाइंड करें तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसका एक तरीका होता है, हेड टू टेल रूल भी इसको कहते हैं और ट्राइएंगुलर मेथड भी कहते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी इन दोनों में से पहला वेक्टर जो होता है ना उसको आपने रखना होता है फर्स्ट पे। जैसे हम अगर ए को ऐसे रख लें तो ए का बिल्कुल पैरेलल जो होता है वो आपने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये है ए वाला, सही है। और अगर आपने बी वाला ड्रॉ करना है तो उस बी वाले की टेल जो होगी वो ए वाले के हेड के साथ शुरू होगी और बिल्कुल इसके पैरेलल आपने बी वाला ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया ए और बी, ठीक है। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का सम जो होगा, उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है कि ए वाले की टेल को बी वाले के हेड के साथ आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है। यानी जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल जो होगी वो पहले वेक्टर के टेल के साथ और उसका हेड जो होगा वो दूसरे वेक्टर यानी लास्ट वेक्टर जो होता है उसके टेल के साथ हेड के साथ होगा। तो ये वाला जो वेक्टर होगा इसको हम इसका रिजल्टेंट कहेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड वही होगी जो इन दोनों को जमा करने से बनती है, यानी ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब इसी तरह आप और वेक्टर को भी जमा कर सकते हो, यानी अगर आपको ये और ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये है ए और ये है बी, तो आप क्या करोगे, पहले ए का आपने यहाँ पे ड्रॉ किया बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, और बी को आपने बी की टेल को ए के हेड से स्टार्ट किया और इसको बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ये हो गया बी। तो जो इन दोनों का समेशन होगी वो क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए की टेल को बी के हेड के साथ ऐसे ज्वाइन कर देगा, ये होगा रिजल्टेंट। और इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, इन दोनों के समेशन के बराबर होगी। अब यहाँ से आ जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर आखिर क्या होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका उतना ही असर होता है जितना इन सारे वेक्टर्स को जमा करने से बनता है, ठीक है। तो अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, तो